अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ। और आज आपने देखा नाजरीन के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पॉलिसी बयान दिया है और उसमें उन्होंने एजेंडा सेटिंग की बात की है और एक टोन सेट कर दी है कि आइंदा चंद माह जो हैं वो किस एजेंडा को फॉलो करने में उनके सर्फ होंगे। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हम अपने प्रोग्राम का भी एक टोन सेट करना चाहते हैं। मुझे याद आ रहा है एक इक़्तिबास में आपके सामने पेश करता हूं नाजरीन। नवंबर 18, 2007 का ये इक़्तिबास है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऑपेड आर्टिकल जिसका उन्वान था पाकिस्तान कलैप्स आवर प्रॉब्लम। इसमें फ्रेडरिक केगन और माइकल हेनलन की एक काविश थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि द मोस्ट लाइकली पॉसिबल डेंजर्स आर दीज, ये पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। अ कंप्लीट collapse of Pakistani government rule that allows an extreme Islamist movement to fill the vacuum. खुदा ना खास्ता. A total loss of federal control over outlying provinces which splinter along ethnic and tribal lines, or a struggle within the Pakistani military in which the minority is sympathetic to the Taliban and Al-Qaeda try to establish Pakistan as a state sponsor of terrorism. आगे जाके वो लिखते हैं, the task of stabilizing a collapsed Pakistan is beyond the means of the United States. इसमें इसको मैंने इक़्तिबास को इसलिए शामिल किया नाजरीन कि इसमें उन्होंने खुदा न खास्ता हमारे पाकिस्तान के बारे में जिस रवैये की जो उनका है उसका जिक्र किया था और जिन बातों का जिक्र किया था, खुदा न खास्ता उन लोगों के और ऐसी बात को सोचने वालों के मुंह में खाक जो उन्होंने बातें की थी, आज उसका एंटी क्लाइमैक्स हमने देखा है। और आज आपने देखा कि पाकिस्तान की बात हुई, तमाम पार्टीज़ ने मुत्तफ़िका तौर पर हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनको मुंतखब किया और जो लोग पाकिस्तान को खुदा न खास्ता क्लैप्स होता हुआ देख रहे थे, आज उनकी नींदें उड़ी होंगी और उनको सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा होगा। इसी हवाले से आज हमने एक पैनल तरतीब दिया है और पैनल बहुत रिच है और डाइवर्स है। इनका मैं तारुफ कराता चलो। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं बेगम अशरफ साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ख्वाजा मोहम्मद ख़ान होती साहब, ANP से ताल्लुक़ रखते हैं और मर्दान से हैं। सैयद हामिद सईद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है और निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी से भी उनका ताल्लुक़ है, लियाकतपुर से मुंतखब हुए हैं। शेख वकास अकरम साहब सामने बैठे हुए हैं मेरे, और उनसे पहले हैं शेख रोहेल असगर साहब, PMLN से ताल्लुक़ है, और शेख वकास साहब झंग से आए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़ है। आज मैं, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं आपको किसी भी पार्टी से, वैसे मैं चूँकि ये टेक्निकल ज़रूरत होती है, लेकिन आज मुझे किसी भी पार्टी से आपको कहने को दिल नहीं चाह रहा। मुझे दिल चाह रहा है कि मैं आप सबको कहूँ कि आप पाकिस्तान से हैं। और आज जो फ़िज़ा हमने देखी है नाजरीन, आज किसी को पार्टीज़ की निस्बत से पुकारना और पहचानना मेरा ख्याल है कि हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। बेगम साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं कि जो जज्बात मैंने थोड़ा सा उनका जिक्र भी किया, आपने भी उसी तरह फील किया क्योंकि आप तो वहाँ पे मौजूद थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब को जब मुतफ़िका तौर पर मुंतखब किया गया तो आपकी पर्सनल फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? मुझे हाउस के अंदर एक जज्बा और एक वो पाकिस्तान की मोहब्बत जो मैं सबके दिलों में जागती नज़र आई, और ख़ास ख़ुसूसी तौर पर जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके एक आंखों में चमक थी और वो ये समझते थे कि भाई हमें इस वक्त मुत्तफ़िक होकर, मुत्तहद होकर हमें ये जंग लड़नी चाहिए, क्योंकि ये जंग जो है ये बहुत गंभीर हो चुकी है। तो उसके लिए उनके जो जज्बात थे वो जो सपोर्टिंग थे प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि वोट जो थे उन मुखालफत नहीं करना चाह रहे थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हर कोई देना चाह रहा था, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को मजबूत और पाकिस्तान को बढ़ता हुआ देखने के जज्बात नजर आ रहे थे। तो आपने बेसिकली वही फील किया जो कि एक आम पाकिस्तानी आज फील कर रहा था। होती साहब, आपका ताल्लुक मर्दान से है और ANP से आप मुतालिक हैं। मुझे ये बताएं कि ANP ने भी सपोर्ट किया है और हम देखते आ रहे हैं कि असमंद यार वली साहब ने इस असम्बली के पहले दिन से लेकर अभी तक जितनी दफ़ा भी बात की है, बड़ी पॉजिटिव बात की है, उन्होंने पाकिस्तान की बात की है और बड़े ही दर्द से उन्होंने एक बात की है। तो आज जो उनकी जो कोशिश थी, जो दर्द था, आपने देखा कि वो मटेरियलाइज हुआ है इनटू रियलिटी, तो आप भी सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले अदवार में जो ये सिलसिला रहा लेग पुलिंग का, पॉलिटिकल पार्टीज में शुक्र है कि पहले बार असम्बली के अंदर हमने ये देखा कि तमाम की तमाम पार्टियां मुत्तफिक हुई प्राइम मिनिस्टर के इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के उसमें। और बड़ी बात जो ये है कि वो एज ए नेशन हम बाहर दुनिया को ये हमने बावर कराया कि भाई एज ए नेशन अब हम उठ चुके हैं। और असम्बली के अंदर भी मेरा ख्याल है आम जो आदमी देख रहा था बाहर, जब मैं निकला हूँ असम्बली से, तो ज़्यादातर लोगों को ये एक उनका वो था, बात थी कि भाई शुक्र है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि असम्बली के अंदर लोगों की एक सोच जो है वो डेवलप हो रही है कि भाई पहले पाकिस्तान, पहले हमने इस नेशन को आगे बढ़ाना है,
इस कौम की बात करनी है और इसकी जो मुश्किलात हैं वो हम सब की मुश्किलात हैं। ओपिनियंस अलग हो सकती हैं लेकिन मुश्किलात एक ही हैं और उस पर सोच भी हम एक रखते हैं और काम भी इकट्ठे ही करने जाके आगे। वेरी नाइस। और ख़ास तौर पे जो हमने देखा कि ऑपोजिशन की तरफ से भी जो एक सेंटिमेंट आया वो भी बड़ा पॉजिटिव था और हमने देखा कि तमाम लोगों ने आज एक ही टोन में बात की है। सफदर साहब, पॉलिटिकल कल्चर जो है हमारा, आप समझते हैं कि आज के दिन के बाद एक नया टर्न लेगा और उसमें एक जो बर्दाश्त का एक कल्चर होता है जिसके बारे में हम सिर्फ बातें किया करते थे किसी ज़माने में, अब हम प्रैक्टिकल शेप में देखने के लिए जा रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूरत हाल यूँ है जैसे आपने इक़्तिबास पेश किया और हम सब जानते हैं कि एक मखसूस लॉबी की तरफ से एक नक्शा दुनिया का पेश किया गया सन 2015 का, जिसमें उन्होंने उस नक्शे में पाकिस्तान को नहीं दिखाया था। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से बहुत ख़ास करम की बात है कि वो सियासी क़ुव्वतें जो हमेशा एक दूसरे से बरसरे पैकार रहती थीं और रहती हैं, ज़ाहिर इलेक्शन में भी आपस में एक दूसरे से वो इलेक्शन लड़के आई हैं, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान की तामीर के लिए, तरक्की के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए उन्होंने हाथों में हाथ डाले हैं। और मैं ये इसे ताईद एज़दी समझता हूँ। रब्बे कायनात की तरफ से ख़ास करम है कि वो जिनका आपस में, जिनको जो कहते हैं शेर बकरी को एक घाट पे पानी पिलाना, कुछ वैसी सूरत सामने आई है और ग्लीम ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण वो जगमगा रही है। और हर एजाज आजमाइश के साथ मशरूत होता है। तो यकीनन अगर मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तमाम पार्टीज़ ने एतमाद का वोट दिया है, अपोजिशन ने भी दिया है, तो ऐसी सूरत में उनके ऊपर जिम्मेदारी भी उसी हवाले से आई। दुरुस्त कह रहे हैं आप। और शेख रोहिल असगर साहब, आपका ताल्लुक ऐसे ख़ानदान से है जो कि बड़ी देर से पाकिस्तान की खिदमत करता आ रहा है और आप लाहौर में माशाल्लाह आपका एक बड़ा रोल रहा है। इस हवाले से आप क्या फील कर रहे थे आज जो स्पीच थी, ख़ास तौर पे मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक पॉलिसी बयान दिया है और उसमें आप क्या समझते हैं कि व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी वो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है जो इख्तिसाब आप पढ़ रहे हैं, उसमें ये माजी आप उठा के देख लें, तारीख उठा के देख लें, ये जितनी एंटी इस्लामिक फोर्सेस हैं उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि वो हमारे जो एक कुव्वत है उसको ये तोड़ दें, कमज़ोर कर दें हमें। चूँकि पाकिस्तान हर दौर में उनकी आंख में खटकता है। पाकिस्तान एक बहुत माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से एक बहुत बड़ी कुव्वत है। तो आज जो मैंने महसूस किया वो एक कौम थी जिसकी बहुत ज़रूरत थी कि हमें एक कौम बनना चाहिए। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब की तकरीर का ताल्लुक है, उसमें आप शायद एक चीज़ मैं मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैंने जो महसूस किया उसमें यह था कि वो ज़ातियात से हटके वो पूरी कौम की बात कर रहे थे। अगर उन्होंने तुलबा की बात की है तो एक किसी ख़ास तबके की नहीं, पूरे मुल्क के तुलबा की बात की है। अगर उन्होंने किसी मजदूर तंजीम की बात की है तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान की मजदूर तंजीमों की बात की है। उन्होंने फ़ौज की इज़्ज़त और एहतराम की बात भी की है। उन्होंने उन शुहदा की बात भी की है जिनको नाहक शहीद कर दिया गया। उन्होंने उसके दरमियान जो आपके फोर्सेस के शुहदा थे उनकी बात भी की है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ज़रा कहना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप उससे इत्तफाक करें या कोई और मेरा साथी उससे इत्तफाक करे। मैं ये कहूँगा कि अगर आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बात भी हो जाती तो शायद बहुत अच्छा लगता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसा आज कौमी असम्बली ने एक अपना खूबसूरत सा चेहरा दिखाया, मेरी दुआ है कि खुदा करे कि पूरी कौम आज एक कौम बन जाए, पाकिस्तानी एक कौम बन जाए, तो फिर मैं वो दिन देख रहा हूँ कि ये मुल्क पर तरक्की करेगा, इंशाल्लाह करेगा। और आपने जो खूबसूरत कौम की बात की है उसको आज का जो मैसेज है उसमें इसको पॉसिबल बनाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मेजर रोल है बहुत ज़्यादा। वकास साहब आपके मैं इसमें थोड़ा सा गुजारिश करूँगा, इसमें मैं अगर ये बात ना कहूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक जो बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने, सारे अखबारात ने उसको कोट किया और सारे मीडिया ने उसको कोट किया, वो उनका यही था कि हम दूसरे मुल्कों पे अमन चाहते हैं लेकिन अपने मुल्क का अमन जो है उसको तबाह नहीं कर सकते आपके अमन की खातिर। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी उनकी बात को तायद करेगा उसकी और तस्दीक भी करेगा। शेख वकास साहब, जो मैं पहले कह रहा था कि आज का जो हम फीलिंग्स
महसूस कर रहे हैं, उसमें आपका एक बड़ा रोल है, क्योंकि आपने हमें वो फीलिंग्स दिलवाई हैं। आज हमने देखा कि अपोजिशन ने भी अपने तमाम अपोजिशन को पीछे रखते हुए पाकिस्तान की बात की और सपोर्ट का ऐलान किया। ये पहले से तयशुदा बात थी या वहीं पे इंस्टेंटली आपने फैसला किया कि हम सपोर्ट करेंगे? नहीं जी, ये कोई तयशुदा बात नहीं थी। आज सुबह पीपल्स पार्टी ने जो है वो हमें अप्रोच किया हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से पहले, और वहाँ हमारे लीडरान से उन्होंने बात की। उसके बाद पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर तमाम जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस थे उनके सामने ये बात रखी गई और वहाँ पे डिस्कस किया गया। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि हमने शुरू दिन से इलेक्शन के जो भी नताइज थे उनको मानते हुए खुले दिल से ये वाजे किया था कि हम इस असेंबली को, वी वांट टू सी दिस असेंबली फॉर अनदर 5 years। और हमने ये भी कहा था कि हम पॉजिटिव अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, डेस्क नहीं बजाएंगे, नारे नहीं लगाएंगे, हुकूमत का पैसा या वक्त वो ज़ाया करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अपना वो किरदार अदा करेंगे जो एक अच्छी अपोजिशन को इस मुल्क में जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए अदा करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सुबह फिर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में डिस्कस हुई और उसके बाद ये तय पाया कि प्राइम मिनिस्टर जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो वोट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और एज ए गुड जेस्चर, खैर सगाली के पैगाम के तौर पे कौम के लिए, अवाम के लिए और एज ए गुड जेस्चर विद इन द पार्लियामेंट के कौम किसी को ये ब्लेम ना करे कि यार कोई अच्छा काम अगर करना चाहता था तो पूरा एक लोगों का टोला था जिसने वो काम करने नहीं दिया या हर्डल्स क्रिएट की। तो नाउ वो उनको सामने रखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम इनको सपोर्ट करेंगे जी। एज पर कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने हमसे वोट मांगा और हमने वो वोट उनको दिया और ये मैसेज दिया कि ये हमने इस मुल्क की बेहतरी के लिए, जमहूरियत की बेहतरी के लिए ये वोट दिया है और हम हर अच्छे पॉजिटिव स्टेप जो है उसको हम सपोर्ट करेंगे और कोई भी जो चीज़ हम देखेंगे जो मुल्क कौम के मुफाद में नहीं जाती होगी तो वो बेसिकली आज दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि हुकूमत ने अपनी एजेंडा सेटिंग की है तो अपोजिशन ने अपनी एजेंडा सेटिंग कर दी है कि हम पॉजिटिव काम में आपकी सपोर्ट करेंगे और अगर कोई नेगेटिव होगा तो उस पर भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो लेके आएंगे। बिल्कुल जी, लेके आएंगे भरपूर तरीके से और वो हम कोशिश करेंगे कि अवाम भी उसको देखें और हम पॉजिटिव जितना रोल उस चीज़ को रोकने में अदा कर सके वो हम करेंगे जी। और मेरे ख्याल में अपोजिशन का रोल भी यही होना चाहिए कि वो अवाम को सही आईना दिखा सके। वेरी राइट। और इसमें जरूरी नहीं है कि अपोजिशन बहुत बड़ी भी हो, 5-6 लोग भी अगर इफेक्टिव हो तो दे कैन टेल यू ये नंबर डजंट मैटर, इट्स नॉट द नंबर, इट्स द कंटेंट, इट्स द कंटेंट्स। यू शुड रिमेंबर कि तारीख में चौधरी ज़हूर इलाही के ज़माने में 9 लोग हुआ करते थे मुफ्ती महमूद और ये 9 लोग थे जिन्होंने वक्त डाल दिया था गवर्नमेंट को। सो इट्स नॉट, अगर 2 बंदे भी आपके ऐसे हों जो भरपूर तरीके से इश्यूज को रेज कर सकें, हाईलाइट कर सकें, ऑनेस्टी के साथ, भरपूर जोश और वरले के साथ बता सकें और उनमें इतनी करेज हो कि वो खड़े होकर सच बात कर सकें, तो अपोजिशन 2 बंदों की भी। बेगम साहबा ये उनका मैसेज है आपके लिए कि अगर 2-4 लोग भी उनमें से सही तैयार होके आए और उन्होंने काम करके अपोजिशन को सही तरह उन्होंने यूटिलाइज किया। देखिए जी, हम भी रहे हैं अपोजिशन में, मैं समझती हूँ कि बात इनकी काफी हद तक सही भी है, मगर इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि अपोजिशन का मकसद जो होता है वो ये होता है निशानदेही करना कि हुकूमत जो है जो काम कर रही है उसमें जो गलत काम है उसकी निशानदेही करना। तो अगर इसमें ये अपना रोल प्ले करें, आज कुछ मेरे ख्याल में बाई चांस ही परवेज लाई हाउस में मौजूद नहीं थे और इन लोगों ने ये फैसला किया। अगर मैं समझ रही थी ये घर से तैयारी से आए तो इन्होंने यहाँ पे आके फैसला किया, मगर परवेज लाई साहब उम्र के लिए गए हुए जी, तो वो आज से 2-3 दिन पहले से गए हुए। आप मेरी बात नहीं, मेरी बात ये कर रही थी कि वो नहीं थे, अगर वो भी होते तो शायद वो भी यही फैसला करते। बात को मुकम्मल मैं करना चाह रही थी, मगर वो ऑपोजिशन है, हुकूमत अभी आहिस्ता आहिस्ता लगेगी इंशाल्लाह। अभी तो हम लोग भी अपने आप को तसव्वुर नहीं कर रहे कि हम अभी जहनी तौर पे हम लोग भी नहीं तसव्वुर कर रहे कि हम हुकूमती हिस्सा बन गए और वो भी जहनी तौर पे तस्लीम नहीं कर रहे कि वो ऑपोजिशन में बैठ गए। अच्छा, एक चीज जरा मुझे बताएं, उसमें मैं एक चीज आपका इजाफा करता हूँ, ये जो अपना प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी बहुत अच्छी थी, उसमें एक बड़ी उम्दा बात जो थी उसको भी मैं समझती हूँ कि हमें डिस्कस करना चाहिए। उसमें उन्होंने 100 डेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें कहा है जो मैं कवर करूंगा और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन्होंने दिया है। उसके ऊपर अपोजिशन ने भी जो मुबारकबाद के अंदर आपने सुनी होंगी कि उसने तकारीर की, उसमें उन्होंने
कई ऐसी चीज़ों की भी निशानदेही कि जो उनसे 5 साल में नहीं हो पाई, और उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये 100 दिन के अंदर मुकम्मल करेंगे। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हुई। अब चूंकि ये बात चली है तो मुझे भी ये कहना पड़ रहा है, मगर बात यह है कि हम बहुत अच्छी उम्मीदें रखते हैं कि इंशाल्लाह हम इनकी तवक्कात और कौम की तवक्कात पे पूरा उतरेंगे, और हमें इंशाल्लाह ये मिलकर हम लोग इसको पूरा करेंगे। वेरी गुड। अच्छा खालिद साहब, आप मुझे बताइएगा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज डिसीजन FCR के हवाले से हुआ है जो कबायली इलाकों के साथ मुतालिक है। आप चूँकि उस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप क्या समझते हैं कि कितनी रेलेवेंस है इस ऐलान की और कितनी इंपॉर्टेंस है? क्योंकि कुछ लोगों का मसलन मौलाना फजल रहमान ने फौरी तौर पर कहा कि ये फौरी तौर पर इसको वापस लेना जो है हो सकता है वो ख़तरनाक साबित हो सकता हो, तो आपकी इस पर क्या टेक है? देखिए जी, जहाँ तक इस कानून, तो ये एक काला कानून ज़रूर है FCR, और उसको वहाँ के लोग जो हैं उसे बड़ा पोस करते हैं। इसके फॉर्स भी हैं, अगेंस्ट भी हैं, लेकिन फॉर्स ज़्यादा हैं, अगेंस्ट कम हैं। फॉर्स ये है कि जी ये जो कानून है ये काला कानून है, बगैर किसी को पूछे, बगैर किसी से बात किए हुए आप आदमी को FCR के तहत 14 साल अंदर कर दें, तो मैं समझता हूँ कि एक जुल्म है, ज़्यादती है लोगों के साथ। बगैर किसी को वो किया अकाउंटेबल किए आप उनको अंदर करते जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये कानून आज उनका ये कहना कि जी FCR को मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं उसको वेलकम करते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है। तो फौरी तौर पे उसको किया जा सकता है, उसमें कोई मैं तो समझता हूँ कि फौरी तौर पे किए जा सकते हैं, और उसको रजिस्ट्रेशन भी की जा सकती है, हाउस में लाया जा सकता है। इस बात में उसको किया गया तो बेहतर है। जुमला और ऐड कर लें कि कानून तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक तरह का होना चाहिए। कानून तो उसमें फिर ट्राइबल एरियाज को भी आपको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जरूरी है कि आप उनको भी पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का कानून है वहाँ नाफिज हो। और दूसरा ये कि एक ब्लैक लॉ है, कोई लॉ जो ब्लैक लॉ हो, इट इज नॉट अ लॉ, लॉ इज फॉर एवरीबॉडी। आपसे मैं खास तौर पे इस हवाले से पूछूंगा कि आप मुल्तान से आपने सफर किया है, लियाकतपुर का, लियाकतपुर से आप जीत कर आए हैं, वो सारा ज़री इलाका है, और ज़राअत के हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। वो खुद भी चूंकि उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और किसान भी हैं। इस हवाले से ज़रा बताएं कि ये कितना बड़ा एक स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान की ज़राअत, जो कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लोग उसको छोड़ते हुए अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे थे। अब क्या आप समझते हैं कि लोग वापस आएंगे ज़राअत की तरफ और फोकस करेंगे ज़राअत को? इस हवाले से गुजारिश है कि जब मैं लास्ट टाइम 90 के इलेक्शंस में इलेक्ट हुआ था, उस वक्त मैंने हाउस में फ्लोर पर एक सजेशन दी थी कि गंदम की कीमत बढ़ाई जाए। वो इसलिए कि गंदम की कीमत इतनी कम है कि काश्तकार जो है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, और उसकी वजह से बहुत से मसाइल हैं, और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर खुशहाली होगी। तो सारा हाउस मेरे खिलाफ हो गया कि जी आप चाहते हैं आटा महंगा हो जाए, अगर आटा महंगा हो गया तो हमारा क्या बनेगा, हमारी हुकूमत को तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। उनको बहुत समझाया कि आप बाद में आटा और गंदम इंपोर्ट करते हैं, आपका फॉरेन एक्सचेंज आया होता है, फिर वो पैसे मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अगर वही सर्कुलेट करें विद इन कंट्री तो उससे खुशहाली होगी। वो अगर आप कई गुना कीमत बाहर वालों को देते हैं, अगर दुगनी कीमत मुल्क में दे दें तो बहुत अच्छा हो। तो आज मखदूम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो गंदम की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया, तो आप देखें उस पर हाउस में क्या इंप्रेशन था। उससे हमारी ज़राअत तरक्की करेगी, जाहिर है, सीधी सी बात है। और फिर यह कि पिछले दौर के अंदर, अब मैं ये किसी को एक्यूज नहीं कर रहा, ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सीधी सादी एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। एक गरीब काश्तकार भी हो जो माहिर मुआशियात नहीं है, वो भी जानता है कि मैंने गंदम उगाई है तो पहले अपनी ज़रूरत की गंदम घर में रखूँ और जो एक्स्ट्रा हो वो सेल करूँ। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं। तो उसके नतीजे में फिर हमने $200 फी टन जो बेची थी वो $500 फी टन वापस खरीदी है, और उसके जो इम्पैक्ट्स हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद PMLQ के हारने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी बनी है। अगर कतारों में लोग उन दिनों आटे में खड़े हुए ना होते तो शायद इतनी ऐसे रिजल्ट्स का सामना ना होता। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये जो आज का डिसीजन है, इससे फार रीचिंग जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा, और हमारी ज़राअत जो है, ख़ासतौर पर मैं चूँकि खुद भी जानता हूँ लोगों को कि जो ज़राअत से मुंसलिक हैं और जो ज़राअत से मुंसलिक होने के बावजूद डिसग्रंटल्ड हुए थे और वो सोच रहे थे कि हमें तो इसमें से मिलता कुछ नहीं है, छोड़ दें इसको, तो क्या वो वापस आ सकेंगे? यकीनन आएंगे। उसमें एक और अहम ऐलान ये था कि वो जो नहरों को पुख्ता करेंगे। तो नहरों को पुख्ता करने से एक तो ज़मीन जो सेम थोर का शिकार हो जाती है नहरों के साथ, वो बच जाएगी। उसके अलावा जो पानी ज़ाया होता था वो महफूज हो जाएगा, और जो उसके नतीजे में जो ट्यूबवेल्स पर बिजली पर खर्चा आता था वो नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें यकीनन बहुत ज़्यादा खुशहाल है। इसी तरह सूरजमुखी के हवाले से, यानी एडिबल ऑयल पर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारा एडिबल ऑयल पे जाता है।
तो अब वो अगर हम यहाँ पे उसके बारे में ज़रूरी मुल्क होने के हवाले से खुद कफील हो जाएं तो यकीनन बहुत खुशाइंद होगी। लेकिन उसमें एक चीज़ और है, उसमें मुझे नहीं पता मखदूम साहब ने आज तो जिक्र नहीं किया, लेकिन वो और सारी चीज़ें एक मुख्तसर स्पीच में जिक्र हो भी नहीं सकती। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो शुगर कैन है, गन्ना है, कमाद, तो फैक्ट्रियां तो खासी लग रही हैं और लग भी चुकी हैं और भी हो रहा है, लेकिन इस वक्त कमाद उगाने वाला जो जमींदार है वो बहुत सख्त मुश्किल का शिकार है। वो उनकी ब्लैकमेलिंग चल रही है, वो पिक एंड चूज चल रही है। बल्कि सुना है, मेरी खुद तो ज़मीनें नहीं है और मेरी वो, लेकिन जो शिकायत मुझ तक पहुंची कि एक एक गन्ने की ट्रॉली पे 50-50 मन जो है वो वैसे ही काट लेते हैं। तो अब ये तमाम सूरत हाल एक्सप्लॉयटेशन है, तो ये एक्सप्लॉयटेशन है और कई शुगर मिल्स वाकईतन इस तरह कर रही हैं और उनकी जो शिकायत है वो हम तक भी पहुंची हैं। और वो खाद की कीमत जो है, अगर उसको भी जरा थोड़ा सा तवज्जो करेंगे, क्योंकि खाद की बात तो आपने बिल्कुल रेलेवेंट की है और उसमें हमने देखा है कि तकरीबन डीएपी की जो खाद की बोरी है वो 2800 तक जा पहुंची है, 2900 3000 तक कहीं बिक रही है। चंद माह बिल्कुल सही बात है। इसमें मैं शेख साहब की तरफ आऊंगा, शेख रुहेल असगर साहब की तरफ आऊंगा। शेख साहब ये मुझे बताइएगा, दो शेख असल में इकट्ठे हुए हैं तो इसलिए मुझे जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। शेख साहब, एक डिसीजन जो बाद में क्लैरिफाई किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने नैब के हवाले से, वो कंफ्यूजन अभी तक कायम है कि नैब कायम रहेगी। उन्होंने बाद में कहा कि नहीं, हम उसको पूरा जो अदालती निज़ाम है वो सारे केसेस उधर दे देंगे, तो इससे बेसिकली तो वो खत्म हो जाएगा। इज दैट राइट? नहीं, मैंने जो सुना था उसमें उन्होंने ये कहा था कि नैब आ जाएगी अंडर जुडिशरी, नैब को हम अंडर जुडिशरी कर दें। आगे वो अंडर एडमिनिस्ट्रेशन थी, अब वो अंडर जुडिशरी आ जाएगी। ठीक। और उसके जितने केसेस हैं वो अंडर जुडिशरी। आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, खत्म होना चाहिए इसको या चलते रहना चाहिए या इसको रेगुलेट किया जाए? देखिए, जैसे आपने आज हमारे रहनुमा शहबाज शरीफ साहब, उनका बयान पढ़ा होगा कि इस से खराबियां ज्यादा पैदा हुई हैं, अच्छाइयां कम हुई हैं, और जिसमें अच्छाइयां कम है, बुराइयां ज्यादा हैं, उसको खत्म हो जाने। मेरा ख्याल है इसमें जो एक ओपिनियन है, मैं उसमें आपको जिक्र करता हूं, फिर मैं आपका ओपिनियन उस पर लूंगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो इसमें जो पॉलिटिकल केसेस थे उनकी वजह से ये बदनाम हुआ है, हालांकि इसका जो दूसरा रोल रहा है, बाकी जो कि नजर नहीं आते हमें इस तरह के केसेस, उसमें अरबों रुपए की जो रिकवरी हुई है वो एक खासा अच्छा एक स्टेप था जो रिकग्नाइज किया जाना चाहिए। वो असल पे बात यह है कि अरबों रुपए की रिकवरी तो हुई होगी, लेकिन उसके साथ नुकसान कितना हुआ। अब वो जिनसे उन्होंने अरबों रुपए की रिकवरी की है वो तो गालबन आपके इतने शहर में महकमे हैं बड़े हुए पाकिस्तान में जो काम कर सकते थे। इसमें ज्यादातर पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन बहुत नहीं, लेकिन कोऑपरेटिव स्कैंडल के जो लोग थे उनको उन्होंने पैसे वापस दिलवाए हैं शेख साहब, और उन्होंने ये जो डबल शाह का भी रिसेंटली केस हुआ था उसमें से अरबों रुपए के उन्होंने जो पैसे हैं वो वापस दिलवाए। इसमें मुख्तलिफ इस बहस है। सॉरी, जो रिपोर्ट आई है उसमें मैं थोड़ा सा शेख साहब ऐड कर दूं। जो रिपोर्ट आई है उसमें ज्यादा अफवाज की जो अदारे थे उनमें से भी कईयों के रिटर्न हुए हैं, और आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहां से बहुत पैसा वापस मिला है जो करप्शन में। एक ओपिनियन मौजूद है, मगर जो सियासतदान है बदनाम ज्यादा हुए और वहां से वसूली और रिकवरी कम हुई है। बात असल में इसमें थोड़ा सा ये बिल्कुल एक अलग एक डिबेटेबल एक मौजू है जिसमें नैब के मामले में। अब इसमें जब तक आपके पास उसकी पूरी तफसील मौजूद ना हो आप उस पर बहस नहीं कर सकते। अब जहां पे इन्होंने आपस में नेगोशिएशन की है या बार्गेनिंग की है, मिसाल के तौर पर मुझे इसकी सही हकीकत हाल का नहीं मिली, लेकिन मिसाल के तौर पर एक शख्स ने 1 अरब रुपए का गबन किया और उससे आपने 20 करोड़ लेकर उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आप क्लीन हो गया। तो मैं समझता हूँ ऐसी चीजों से खराबी ज्यादा पैदा होगी, उसमें अच्छाई कम हुई होगी। उन्होंने जो इसको अंडर द जुडिशरी दिया ना जी, उसमें अकाउंटेबल हो जाएंगे, आंसरेबल हो जाएंगे। वो खाम खा किसी को पकड़ के अंदर दे दिया और बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के वो बेचारा अंदर पड़ा हुआ है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं। इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। जैसे आपके सामने एक वो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने वो एक केसेस जो उनके पास आए, जो लोग 2-2, 3-3 साल से गायब हैं, जिनका पता ही नहीं है। अब इन चीज़ों को मंजर आम पे आना चाहिए। हमें अब इन चीज़ों को सामने लाना चाहिए, अवाम की अदालत में लाना चाहिए कि भाई इनका ये कसूर था, इनके मतलब हमारा ये ओपिनियन है। और नैब के मतलब भी मैं आपको ये सीधा सी बात, खुदा इनसे बचा के रखे,
हर किसी को, बल्कि अब तो यह जैसे आप कह रहे थे कि बड़ी फ्रेंडली अपोजिशन है, तो इनका जो मामला गुजरा पहले, जितनी ये माजरत के साथ, मैं अपने छोटे हैं मुझसे, माजरत के साथ मैंने भी सुना और देखा भी यही है कि जितनी गवर्नमेंट बनी थी वो सारी, मैंने यही सुनता था अखबारात में या चैनल्स पे कि नैब ज़ाद खान है और नैब से इनको प्रेशर डलवाकर पूरी अपोजिशन को कन्वर्ट कर दिया गवर्नमेंट में। तो ये चले विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, मैं सिर्फ शेख वकास साहब से जरा पूछूंगा। शेख साहब, आपका भी इलाका चूंकि ज़राअत के साथ मुंसलिक है, उस पर मैं खास तौर पर आपका कमेंट चाहूँगा कि झंग और जो दीगर आपके साथ के मुंसलिका एरियाज़ हैं, वहाँ पे आज लोगों ने साय ऑफ रिलीफ लिया होगा कि आज हमारी भी कुछ सुनवाई हुई है। देखिए जी, ज़िम्मेदार तो बिल्कुल इस अनाउंसमेंट से जो सपोर्ट प्राइस बढ़ाई गई है, नेचुरली वो खुश हुए हैं। दो आई कम फ्रॉम अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी, बट वो क्योंकि हमारा जिला जो है, हाँ, तो वो उससे ज़रूर खुश हुए हैं। और पिछले चंद सालों से हर बजट में सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ाई जाती है। मगर इसका आज आके इफेक्ट, जैसे आपने खुद कहा कि जी इधर यहाँ जिक्र हुआ कि आटा महंगा हो जाएगा, तो आटा तो महंगा हो जाएगा। अब वो जिम्मेदार तो खुश होएगा, जिम्मेदार तो उन्होंने कहा ना जी कि दाने भी रख लेगा। तो जिन लाइनों ने मरवाया है पिछली गवर्नमेंट को, तो वो लाइनें तो फिर दोबारा लगेंगी जी। मैं एक मिनट जी, क्योंकि आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, जिन लोगों ने आटा खरीदना है जाके, जिन्होंने जाके किलो लेके आना है और उन्होंने अपनी 2 दिन गुजारने हैं, तो वो तो दे आर गोइंग टू गेट। बहरहाल एनीवे, जिम्मेदार खुश होगा जी, और जितने मैक्सिमम लोग खुश हो सकें उतना बेहतर है। एक और चीज़ जो है वो मैं शेख साहब वाली थोड़ा क्लियर करना चाहूँ। इन्होंने कहा कि इन्होंने सुना है कि सारे नायब ज़दा थे या नायबजादे थे। दैट इज़ नॉट ट्रू। जो थे वो सबको पता है, और कौन किस प्रेशर में आए थे वो भी सबको पता है। इन जनरल आप सब आज के दिन हमने इसी तरह की बातें नहीं करनी है। आज के दिन सबका नाम ले लिया, मैंने एक बात की है। मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि आज हम ये बात नहीं करेंगे, आज हम करेंगे। मैं एक नुकता प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में से वो मैं उठाना चाहूंगा, एंड आई रियली अप्रिशिएट द अनाउंसमेंट्स दैट दिस कोalition हैव मेड। और हमने आज हाउस पे भी कोई ऐसा क्रिटिसिज्म या कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि एक गुड जेस्चर हम सुबह दे चुके थे। उसके बाद वो रंग में भंग डालने वाली बात जो है ना जी, वो हम करना अभी बड़ा वक्त आएगा। हाँ, अभी आगे अपोजिशन भी चलेगी और तकरीरें भी होंगी और कहानियां भी होंगी, सब कुछ होगा, मगर आज हम उस चीज को खराब नहीं करना चाहते थे। एक चीज जिसकी मैंने बड़ा छोटा सा इशू है आपका, उन्होंने कहा जी कि वज़रा से जो है ना वो 1600 सीसी के ऊपर वो आ जाएंगे। डेफिनेटली अब इन्हीं के वज़रा बनने हैं जी, उससे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इसके साथ अगर ब्यूरोक्रेसी को भी थोड़ा धक्का लगा दिया जाता ना। इसी में मैं बात करना चाह रहा था कि जो वो कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बेगम साहबा, ये शुरू किया है सिलसिला, एक तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो बजट है वो 40% कम कर देंगे। काबीना के अरकान, जिस तरह वकास साहब कह रहे थे कि 1600 सीसी जो कार है वो इस्तेमाल करेंगे, गैर जरूरी चरागाह खत्म कर दिया जाएगा। इकोनॉमी प्लस का जो सफर है, मुझे वो जरा बता दें कि आर यू रेडी फॉर इट? क्या आप लोगों को वैसे आदत है इकोनॉमी या इकोनॉमी प्लस में सफर करने की? ये पहले तो मैं बात कहूँगी कि ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है ये बड़ी खुशाइंद है, और लोगों को बड़ा इसमें हौसला भी होगा कि ये अपने अखराजात कुछ कम कर रहे हैं। ये एक दफ़ा 20 साल पहले की, 22 साल हो गए, रिपीट हुआ है। ये 85 वाली जो पार्लियामेंट थी, मोहम्मद खान जुनेजो साहब, उसमें मैं भी थी, और अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस वक्त वजीर होते थे हमारे। तो ये उस वक्त भी हुआ था, मगर जिस तरह मेरे भाई ने कहा, ब्यूरोक्रेट्स उस वक्त नाराज हो गए थे, और मगर वो इम्प्लीमेंट हो गया था और चल पड़े थे, और बड़े जर्नैल भी आ गए थे छोटी गाड़ियों पे, मगर उन लोगों ने फिर उस हुकूमत को रहने नहीं दिया। ये मुझे बहुत ज्यादा डाउट है। मसला यही होता है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जी पिछली दफा 800 गाड़ियां बेची थी ब्यूरोक्रेट्स की, तो ये आपकी पार्टी को एक प्लस जाता है जी। तो मैं वो मियां शहबाज शरीफ साहब अभी भी पर तोल रहे हैं, उनके बारे में उस वक्त रहने नहीं दिया। फिर उसके बाद मियां शहबाज शरीफ और PMLN की जब हुकूमत आई, तो इन्होंने भी इकोनॉमी ड्राइव की तरफ गए, और मियां साहब ने भी PM सेक्रेटेरिएट के सारे अखराजात बंद कर दिए। यहाँ तक कि चाय का ज़र मुबादला रोकने के लिए उन्होंने हमें सबको सबस कहवे पे ले आए, और सब ने ये इस तरह के लवाजमात जो थे वो बंद कर दिए। तो ये मैं समझती हूँ ये बड़ा अच्छा मैसेज है, और ये होना चाहिए।
इकॉनमी प्लस या इकॉनमी जो है मेरे ख्याल में उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई अपनी जेब से खर्च करके भले जाए मगर हुकूमत के ऊपर वजन नहीं होना चाहिए। और ये इसको अप्लाई करना चाहिए ब्यूरोक्रेसी पे भी। और शेख साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी सियासतदानों से कम ऊपर नहीं है जी, तो वो तो उनको जैसे स्केल है उस स्केल के मुताबिक ही सबका होगा, और जैसे पीएम साहब ने इसको अनाउंस किया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और मैं समझती हूँ इससे 2 हाथ और भी आगे होना चाहिए कि इसके अंदर और भी बहुत सारे ऐसे फजूल अखराजात हैं, जब वो डिटेल में जाएंगे तो इंशाल्लाह। इसमें हमने पहले भी एक बात सुनी थी कि लोड शेडिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी होगी और वज़रा के ऑफिस में भी होगी, तो उससे कम से कम उनको अंदाजा होगा कि एक आम आदमी लाहौर में बैठा हुआ या किसी गांव में बैठा हुआ डीजी खान या रहीम यार खान के इलाके में उसको लोड शेडिंग के दौरान क्या फील होता है। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस पर थोड़ा सा मैं यूं बात करूंगी कि देखें पानी की कमी की वजह से लोड शेडिंग के ऊपर वजन पड़ रहा, और जिस तरह पानी की भी बात हो रही थी ज़राअत में, इसमें पिछले दौर में मैंने खुद असेंबली में बजट में ये कहा था कि हमें स्प्रिंकल वाटर की तरफ जाना चाहिए क्योंकि पानी का बहुत ज़िया होता है। तो इसमें मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हम उसमें जा रहे हैं, मगर नजर नहीं वो इतना कहीं आया। मेरे ख्याल प्राइवेट सेक्टर ने कुछ किया तो आई वुड लाइक टू ऐड टू बीबी ने बड़ी जबरदस्त बात की। शेख साहब कहते हैं जो लैंड हाउस में भी होगी ये ऐड कर लें। अच्छा चलें, जो लाइनिंग ऑफ वाटर कैनाल्स है ना जी, खाले पुख्ता करना, इसके लिए पिछली हुकूमत ने पिछले 3 साल से 60 से 66 अरब रुपया इस्तेमाल किया और बड़े इफेक्टिवली उन खालों को पक्का करने की कोशिश की है। ये आज की जो स्पीच थी बड़ी जबरदस्त स्पीच थी, मगर कई इसके पार्ट्स ऐसे थे कि ऐसे लगता था कि वो जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और दिस प्राइम मिनिस्टर है द सेम स्पीच। बातों की बात आ गई, बात आ जाएगी, फिर बातों की आ गई और मैं भी इसमें फिर तो कुछ और भी बोलना चाहूंगा। इनिशिएटिव्स की बात आ जाएगी जो शुरू किए गए थे। नहीं, ये जो है ना खाले जी, ये प्रोग्राम चल रहा है, ये नया नहीं है जी। नहीं, ये जो लोग बाहर से आए हैं इसमें तो बहुत सारी बातें करने वाली है। बात नहीं करनी, इसमें चोलिस्तान वाले भूखे प्यासे मर रहे हैं और ये शहर में कनाल पक्की करते रहे, शहरों में जहाँ पे पानी के लिए तरस रहे हैं, असल पानी टेल पे पहुंचना वहां नहीं पहुंचा। इस तरह तो बात करें तो बहुत सारी बातें, इसीलिए वो आपने डीएफओस बनाया ना जी। अभी 2007 जो 2007 में इनिशिएटिव्स मुकम्मल होने थे उनमें से अक्सर नहीं हो सके थे। इसकी 2007 में मुकम्मल नहीं होना था जी। लेट मी मेक इट, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। लाइफ स्टॉक का होना था, शफाफ पानी का होना था, वो जो बड़ा कुछ होना था उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात आज नहीं हम करते। लेकिन होती साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, मदरसा रिफॉर्म्स की भी बात की है प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि हम मदरसों को बेहतर अंदाज से चलाने की कोशिश करेंगे। आपके सूबे में भी चूंकि बड़ी तादाद में मदरसे हैं, तो आप इसे समझते हैं कि फर्क पड़ेगा ओवरऑल जो सिनेरियो है? देखें, बात यह है कि मदरसों को ओवरऑल करना मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है और ओवरऑल कर सकें, लेकिन ये कि पहले जब मदरसे बनते हैं एट द वेरी स्पॉट, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त इनको चाहिए कि उसकी वो लगे कि भाई ये मदरसा जो बन रहा है, क्योंकि मदरसे तो बनते हैं और मदरसों में तालीम दर्ज दी जाती है, और मैं समझता हूँ कि उसको रोकना या उसको क्या नाम है वो करना बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि उसमें इल्म हासिल किया जाता है। इस्लाम का भी एक इल्म है, अगर उसको कुछ गलत उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसको रोका जाए। लेकिन ये बहरहाल उसमें ज़्यादातर क्या नाम है मदरसे में पढ़ाई और लिखाई और इसका काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो उन्होंने बात की है कि इसको रिफॉर्म्स या वो होने जरूर चाहिए, लेकिन पहले देखे जाएं और उसको कैटेगराइज किया जाए बिगिनिंग से। जब मदरसा शुरू होता है तो उस वक्त से इनको कैटेगराइज करना चाहिए कि भाई ये मदरसा किस मकसद के लिए बन रहा है और किस लिए बन रहा है। इसमें मैं साहब की भी इनपुट लूंगा कि मदरसों के हवाले से क्या क्या आप तजवीज़ क्या देंगे कि किस तरह एक ऐसा सिस्टम इन प्लेस लाया जाए जो कि इफेक्टिव हो और ट्रांसपेरेंट हो? देखिए, गुजारिश है कि पहले तो हमें ये जायजा लेना चाहिए कि मदरसों के हवाले से आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है, और मदरसे के हजरात जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अगर रेजिस्ट करती है तो किस बुनियाद पे करती है। जब तक ये चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में सामने नहीं होंगी उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक, हम ये देखते हैं प्रैक्टिकली कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर इस्लामियात के निसाब में बाज़ औक़ात हमें फ़ौरन इंस्ट्रक्शंस पर तरमीम करनी पड़ जाती है। अब इससे एप्रीहेंशन पैदा होते हैं कि अगर हमारी जो एलियन एलिमेंट है, अगर वो हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के निसाब पर इस तरह असरअंदाज होता है, और अगर हमने हुकूमत के असर रसूख को उसी तरह मदारिस पर तस्लीम कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मदारिस के अंदर भी यही सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, यानी जो रिजर्वेशंस हैं पहले वो महसूस करने चाहिए। अच्छा, एक एतराज़ ये किया जाता है कि जी आप मदारिस बनाते हैं, यहाँ से आप साइंसदान नहीं निकालते, यहाँ से आप डॉक्टर नहीं निकालते।
तो ये बहुत मैंडेट भी नहीं है शायद। हाँ, ये तो बहुत ही बेतुकी सी बात है। आखिर हमने तो कभी नहीं कहा कि आप जी किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आप शेखुल हदीस क्यों नहीं निकालते। तो जाहिर है जो इदारा जिस मकसद लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें जो आपने बड़े अच्छे अंदाज से बात की, लेकिन एक सटल पहलू जो है वो ये है, मैं रोहेल असगर साहब से पूछूंगा कि रोहेल साहब, आपका ताल्लुक चूंकि लाहौर से, और लाहौर में भी, शहरों में भी, आप गाँव को छोड़ दें और देहातों को छोड़ दें, शहरों में भी हम देख रहे हैं कि तबकाती निज़ाम तालीम चल रहा है। बहुत सारा जो अमीर तबका है उनके लिए एक अलहदा सिस्टम है, जो उससे ज़रा कम है उसके लिए अलहदा है, जो बेचारा बहुत ही गरीब है या मदरसे में जाएगा या बिल्कुल सड़कों पे फिरेगा। ये जो तबकाती निज़ाम तालीम है इसको कैसे ठीक किया जाएगा? मेरे ख्याल में आपने शायद 1-2 रोज़ पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, उन्होंने बयान दिया था अभी थोड़े दिन पहले कि वो फौरी तौर पर अपने आने के बाद इक़्तिदार में इस निज़ाम तालीम को बिल्कुल यकसर तब्दील करेंगे और एक जैसा निज़ाम तालीम वहाँ पर राइज करेंगे। और मैं ये समझता हूँ वो ऐसी एक शख्सियत है जो कहता है वो कर देता है, और मेरा ख्याल है कि हमें अब थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये सूबे की बात नहीं कर रहा। अब देखिए, मैं पूरे मुल्क में ये निज़ाम चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ, फिर जब एक सूबे में होगा तो डेफिनेटली दूसरा सूबा उसकी तकलीद करेगा। क्या गारंटी है कि वो तो फिर वो आपको करना पड़ेगा, वरना फिर वहां से फिर आपको एक नेगेटिव। शेख साहब, शेख वकास साहब सर हिला रहे हैं मंफी। नहीं, वो उनका सर वैसे हिलता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अभी आपने पंजाब को तो नहीं लोगों ने इतना ज्यादा फॉलो। मैं ये अर्ज कर रहा था, मदारिस के हवाले से बात हो रही थी। मदारिस के अंदर रिफॉर्म से इनकार नहीं है, यानी वहाँ पे एक जदीद तालीम का भी एक निज़ाम होना चाहिए। वो इसलिए कि मैं अपना एक ज़ाती तजर्बा बताऊँ, यानी ये चीज़ तो आप देखते होंगे कि कोई PhD करने वाला भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उन लोगों को पाकी और नापाकी के अहकाम भी सही तौर पर मालूम नहीं होते, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई शेखुल हदीस है लेकिन उसको दुनियादारी के हवाले से, मसलन एक साहब बड़े अच्छे आलिम दीन है, वो बात कर रहे थे कि जी आप कहते हैं कि जी ये समंदर जो है उसके दूसरे किनारे पर, तो समंदर तो वो होता है जिसका कोई किनारा ही ना हो। मैंने कहा जी फिर कौन सा दुनिया में समंदर कौन सा ऐसा होता है? कहते हैं वो एक्सट्रीम ईस्ट या एक्सट्रीम वेस्ट में जो समंदर होगा जिससे आगे बस समंदर ही समंदर होगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो जहां हम एक जामे निज़ाम क्यों नहीं बना सकते हैं जहां पे शेखुल हदीस भी अगर निकलता है तो उसको साइंस का भी पता हो, अगर साइंटिस्ट निकलता है तो उसको हदीस का भी पता हो। पहले ऐसा ही था, अंग्रेज जब आया है तो यहाँ पर वही निज़ाम तालीम था, वहाँ पर कुरान और हदीस भी पढ़ाई जा रही है, वहाँ फ़िक़्ह की तालीम भी दी जा रही है, वही मैथमेटिक्स, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे नुक्ते नज़र से ये था कि अगर कोई शख्स वहाँ से डॉक्टर बन के निकलता था तो पहले वो एक अच्छा मुसलमान भी होता था। ये नहीं है कि जनाब जिसने जदीद उलूम की तालीम हासिल की उस पर लेबल लग गया कि ये बेदीन हो गया, सेकुलर हो गया या अल्लाह रसूल से बेगाना हो गया, ऐसी चीज़ नहीं होती थी। तो अगर आज आप उलमा को बिठाकर मुशावरत से, यानी काम आप मदारिस से क्यों शुरू करना चाहते हैं, आप यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं शुरू करना चाहते? अगर एक तरफ से शुरू हो तो फिर यकीनन दूसरों को, उलमा को भी इंसेंटिव मिलेगा। आखिर में चंद अल्फाज शेख वकास साहब, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम देख रहे हैं कि जो पिछली फॉरेन पॉलिसी आ रही थी उससे हम ब्रेक देख रहे हैं, और अब कहा यह जा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी जो बनाई जाएगी पार्लियामेंट को कॉन्फ्रेंस में लिया जाएगा, और यूरोप और अमेरिका को आज मैसेज वाज़ेह तौर पर दे दिया गया है कि हमारी अपनी सेंसिटिविटीज़ भी हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है, हम आपकी इज्जत करते हैं लेकिन आपको भी हमारी इज्जत करनी पड़ेगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये लोग पहले भी आते रहे, ये नहीं तो कोई और सी, इस हवाले से ये मिले हैं तो वो पार्टीज़ की पॉलिसीज़ की स्टेटमेंट्स आई हैं और जिसमें उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमें अपना अमन जो है वो पहले अजीज़ है। जैसे जरदारी साहब ने, मैंने सुना कल कहा कि जी नाउ द वॉर इज़ इन आवर स्ट्रीट्स। ठीक है, बिल्कुल जी, इसमें तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। वो जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारी अपनी जो जंग है वो और जो अफगानिस्तान वाला मामला है वो शायद एक जैसा हो गया है, इसलिए अफगानिस्तान में भी लड़ाई जारी रखना ज़रूरी है। तो ठीक है, इसमें हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। हम तो कहते हैं कि हर वो स्टेप जिसमें हमारा तशख़्ख़ुस पाकिस्तानी के तौर पे हमारी इज़्ज़त बहाल बरकरार वक़ार जो है वो हमारा बरकरार रहे, तो वो पॉलिसी हमें सूट करती है। और हमें पाकिस्तान को बचाना है, जज्बात से नहीं, होश से सोचना है। डिप्लोमेसी का, फॉरेन अफेयर्स का कोई ताल्लुक नहीं है जज्बात के साथ। जैसे आपने अगले दिन प्रोग्राम में कहा मसलिहत और गैरत वाला जो मामला है ना,
वो तो मैंने असफंदियार वली साहब को कोट किया था, और असफंदियार वली साहब ने ये जो बात की थी, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम की उन्होंने अक्कासी की थी, जज्बात की, और इसी को हमें फॉलो करना है। हमारा इशू ये है कि इस वक्त एक एक बच्चा इस मुल्क का वो दे हेट अमेरिका, ठीक है जी, और हमें अमेरिका को या अमेरिका को हमारी कितनी जरूरत है, ये एक अलग चैप्टर है। हम इन दोनों चीजों में आ जाएं तो कौम हमारी किस तरफ जा रही है और हमारे मुफादात किस तरफ। मेरा ख्याल है कि इसमें हेट और लव को भी छोड़ दें। मेरा ख्याल है कि हमें सिर्फ अपनी जो इज्जत नफ्स है, हाँ, उसको संभाल के रखना है और उसको प्रिजर्व रखना है, और उनको पता होना चाहिए, बिल्कुल उनको पता होना चाहिए कि एंड दे शुड गेट, मतलब आपके कहने का ये मकसद है कि अगर एक डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट से आ जाए तो हमें ज्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए। पॉइंट वो जो चाइना पाक चाइना दोस्ती के हवाले से जो बात हुई, और फिर आप ये देखिए कि हाउस में इसी दौरान वो चाइनीज डेलीगेशन भी आया। अच्छा, माशाल्लाह जी, तो वो एक तरह से उन्होंने वो हमारा भी टाइम खत्म हुआ चाहता है। बेगम साहब आपका बहुत शुक्रिया, और एक तफसील से आज आपने बातचीत की, और हम यही मैसेज भी आज देना चाह रहे थे। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो हम पिछले कुछ सालों से सुन रहे थे, उसका आज हमने प्रैक्टिकल मुजाहरा ये देखा कि सूबा सरहद में भी जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इंतखाब था वो भी अनअपोज्ड हुआ, और हम देख रहे हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम सतह तक भी जा रहा है। खालिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, होती साहब आप तशरीफ लाए, और सफदर साहब आप तशरीफ लाए, और आपका भी बहुत शुक्रिया। शेख रुहैल असगर साहब आपका शुक्रिया, शेख वकास साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में एक इक़्तिबास और वो ये है, मैं आपको सुनाता हूँ कि एक प्रोफेसर हैं रॉल्फ ब्रेबांटी, प्रोफेसर एमेरिटस हैं ड्यूक यूनिवर्सिटी के। उन्होंने जर्नल ऑफ साउथ एशियन एंड मिडल ईस्टर्न स्टडीज में लिखा है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान हैज बीन पमल्ड बाय डिवर्स इवेंट्स टू अ डिग्री which no other state established after the Second World War has experienced. The enormity and persistence of the challenges faced by Pakistan and the resilience of the people in standing up to them evokes awe and admiration. ये जो अल्फाज हैं नाजरीन, ये एक गैर पाकिस्तानी के अल्फाज हैं, और उन्होंने पाकिस्तानी कौम को सही पहचाना है। पाकिस्तानी कौम के ऊपर जब भी कोई चैलेंज आया है तो उन्होंने हमेशा, पाकिस्तानी कौम ने उसका डट कर मुकाबला किया है, और आज आपने उसका मुजाहरा जो है वो असम्बली में भी देख लिया। और आप भी दुआ कीजिएगा, हमारी भी दुआ है कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरे मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सपुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरार किसानों को नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।